नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। 115 साल पुरानी टॉय ट्रेन अब बन जाएगी इतिहास। कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ेगी सेमी विस्टाडोम कोच। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने मेक इन इंडिया का अनुसरण करते हुए पहली बार नैरो गेज कोच बनाकर जहां रेल कोच फैक्ट्री ने अपनी कार्यकुशलता साबित की है, वहीं बिना किसी डिजाइन डाटा के स्विट्जरलैंड में सर पर दौड़ने वाली ट्रेन को मात देते विश्व स्तरीय मॉडर्न पैनारोमिक कोच बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। यह शब्द आरसीएफ के जीएम शेष अग्रवाल ने सोमवार को पैनारोमिक के 4 कोच नॉर्दर्न रेलवे कालका को भेजने के लिए वारण करते हुए कहे। मुख्य अतिथि जीएसआरसीएफ ने कहा कि इस कोच को कालका शिमला रूट पर दूसरे चरण के ऑसिलेशन ट्रायल के लिए आरसीएफ से भेजा जा रहा है। इनमें एक एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, एक एसी चेयर कार, एक नॉन एसी चेयर कार और एक लगेज कार शामिल हैं। इन्हें ट्रायल के परिणाम के आधार पर 7 डिब्बों के रैक के तौर पर कालका शिमला रूट पर 25 किलोमीटर की स्पीड पर यात्रियों के लिए चलाया जाएगा। जीएम ने बताया कि स्विट्जरलैंड की ट्रेन को टक्कर देते इस कोच की प्रति कोच लागत 1 करोड़ रुपए आई है। उन्होंने बताया कि एसी एग्जीक्यूटिव 1.13 करोड़ तो लगेज कोच 90 लाख रुपए में बना है। चारों की औसतन कीमत निकाली जाए तो यह 1 करोड़ रुपए बैठती है। इन कोच में एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बिजली सप्लाई, पेंट्री, बायो वैक्यूम टॉयलेट, लाइटनिंग व फ्लोरिंग आदि के नए डिजाइन में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, जिससे यात्री इसमें बैठकर शिमला की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सके। इस माह बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से केंद्र सरकार को नहीं दिया एनपीएस शेयर। इस माह बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से केंद्र सरकार को एनपीएस शेयर नहीं दिया गया है। मई के वेतन से काटी गई राशि को जीपीएफ खातों में जमा करवाने की प्रक्रिया पर बोर्ड प्रबंधन ने काम शुरू कर दिया है। वेतन का निर्धारण करते हुए बोर्ड प्रबंधन ने एनपीएस का शेयर तो काट लिया है, लेकिन इस राशि को एनएसएलडी में जमा नहीं करवाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रस्ताव सर्विस कमेटी की बैठक में लगा दिया है। औपचारिकता पूरी करने के लिए कमेटी के अधिकांश सदस्यों से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। अब ऊर्जा सचिव के हस्ताक्षर लेना शेष है। सोमवार को ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा के शिमला लौटने की संभावना थी, लेकिन वह सचिवालय नहीं पहुंचे। राजीव शर्मा ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। संभावित है कि मंगलवार को ऊर्जा सचिव के सचिवालय पहुंचने पर ओपीएस बहाली के सर्विस कमेटी की बैठक में लगे मंजूरी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होते ही अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत 6,500 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली होने की सूचना सोमवार को भी जारी नहीं हुई। देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर जल्द दौड़ेगी बस। रोमांच से भरा होगा 30 घंटे का सफर। देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर जल्द एचआरटीसी की बस दौड़ेगी। 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी और लगातार 30 घंटे का यह सफर प्रकृति के विभिन्न नज़ारों का दीदार करवाएगा। रोमांच भरे इस सफर के दौरान पर्यटकों को मौसम के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। मैदानी इलाकों की झुलसाने वाली गर्मी और बर्फीली वादियों की हार्ड कंपा देने वाली ठंड 30 घंटों के सफर को रोमांचक बनाएगी। आधुनिक शैली में बनी 4 लेन सड़क और आधुनिक टनलों के साथ उबड़-खाबड़ सड़क में हिचकोले भी लेंगे। एचआरटीसी प्रबंधन की माने तो जून के प्रथम सप्ताह में दिल्ली से लेह रूट तक चलने वाली बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि यह सेवा मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगी। इस सफर के दौरान बर्फ से लकदक 15,000 फीट से अधिक ऊंचे दर्रों से होकर यह बस लेह तक पहुंचेगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने बस सेवा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। मौसम ने साथ दिया तो जून के पहले सप्ताह से बस शुरू हो जाएगी। लगभग 30 घंटे का यह सफर 1740 रुपये प्रति यात्री किराया होगा। लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की इस यात्रा के दौरान पर्यटक विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत होंगे। दिल्ली पंजाब की गर्मी के बाद यह सफर हिमाचल की ठंडक का एहसास करवाएगा तो लाहौल और लेह लद्दाख तक के सफर में बर्फीली वादियां भी दिखाएगा। बारालाचा दर्रा
तंगलांगला आदि जगहों पर यात्री -डिग्री तापमान की शीतलहर से भी रूबरू होंगे। पिछले वर्ष 15 जून को दिल्ली मनाली सरचू लेह के लिए बस सेवा शुरू हुई थी। इस रूट पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व लेह लद्दाख की वादियों के दीदार होंगे। एचआरटीसी के लॉन्ग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि दिल्ली लेह बस सेवा जून के प्रथम सप्ताह तक शुरू हो जाएगी, बशर्ते मौसम साफ रहे। मानव भारती फर्जी डिग्री मामला, मनी लॉन्ड्रिंग के 4 आरोपी अदालत में नहीं हो रहे हाजिर। बहुचर्चित मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में 4 आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। विशेष न्यायाधीश शिमला ने आरोपियों की पेशी मामले की सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की है। इस मामले में एमएमयू के संस्थापक राजकुमार राणा, जगमल सिंह, जगमोहन चौहड़ा, प्रमोद कुमार, अजय कुमार, हिमांशु शर्मा, पंकज अग्रवाल और अभिषेक गुप्ता अदालत के समक्ष पेश हो चुके हैं, मगर नामित आरोपी सारिका कृष्ण कुमार सिंह, मनदीप राणा और अशोनी कंवर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त कारण और आधार हैं। अदालत ने कहा था कि दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतीत होता है कि आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3(4) के तहत दंडनीय अपराध किया है। ईडी ने अदालत के समक्ष शिकायत की है कि वर्ष 2009 में आरोपी राजकुमार राणा ने सोलन के गांव लाडो सुल्तानपुर में निजी विश्वविद्यालय मानव भारती की स्थापना की। साथ ही वर्ष 2013-14 में राजस्थान के आबू रोड सिरोही में माधव विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। दोनों संस्थान मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन चलाए जा रहे हैं। आरोप है कि राजकुमार राणा ने सुनियोजित तरीके से जाली मनगढ़ंत दस्तावेजों की मदद से दोनों संस्थानों को शुरू किया। एमएमयू के संस्थापक राणा ने सह आरोपियों के साथ विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी डिग्रियां बेचकर मोटी रकम अर्जित की। इस अपराध के लिए ईडी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 462, 467, 471 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 और 4 के तहत सोलन जिला के पुलिस थाना धर्मपुर में प्राथमिकी दर्ज की। प्रारंभिक जांच में ईडी ने आरोपी राजकुमार की चल और अचल संपत्ति 194.14 करोड़ रुपए आंकी है। बीबीएन में किराए के कमरे दिखा पंजाब क्षेत्र से पढ़ाने आ रहे शिक्षक। बीबीएन में चंडीगढ़ और पंचकूला के साथ लगते क्षेत्रों के स्कूलों के अध्यापकों ने स्थानीय लोगों से किराए के मकान दिखा रखे हैं, लेकिन स्वयं वह 3 बजे छुट्टी होते वह पंचकूला और चंडीगढ़ चले जाते हैं। पहले सरकार ने शिक्षकों के लिए 8 किलोमीटर के दायरा रखा हुआ था, लेकिन अब 30 किलोमीटर कर दिया है। लेकिन चंडीगढ़ बीबीएन से 30 किलोमीटर से भी अधिक है। यही नहीं, अधिकांश स्कूलों के प्रधानाचार्य जब स्वयं इस नियम को तोड़ रहे हैं तो अध्यापक भी इस शर्त का पालन क्यों करें। बीबीएन में 2 दर्जन से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर अध्यापक चंडीगढ़ से आते हैं। इन अध्यापकों ने चंडीगढ़ में अपने मकान बनाए हैं। शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के लिए अलग से उपनिदेशक रखा हुआ है जो समय समय पर स्कूलों की जांच करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि बाहर से आने वाले यह अध्यापक कभी कभार जाम व अन्य कारणों के चलते देरी से भी पहुंचते हैं, लेकिन आज तक किसी भी अध्यापक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल तकनीकी शिक्षा विभाग आईटीआई में दाखिले को अगले माह से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के लिए प्रवेश प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग जल्द इसका शेड्यूल जारी करेगा। वहीं जुलाई माह में आईटीआई की कक्षा शुरू करने की योजना है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश भी अगले माह से आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि यह आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी इसका शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है। तकनीकी शिक्षा विभाग इस शेड्यूल को AICTE से निर्देश आने के बाद जारी करेगा। स्कूलों का दर्जा घटाने पर विरोध में उतरे अभिभावक, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी। स्कूलों का दर्जा घटाने के मामले में विरोध के स्वर और जोर पकड़ रहे हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संबंधित स्कूलों की प्रबंध समितियां, अभिभावक और पंचायत प्रतिनिधि मुखर होने लगे हैं। इसी कड़ी में अब सोमवार को सोलन जिले के वरिष्ठ माध्यमिक
स्कूल जगजीत नगर और चंबा जिले में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राम को लेकर अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी है। डिनोटिफाई किए सोलन की दून विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जगजीत नगर में मौजूदा समय में जमा 1 और 2 में 36 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन समिति ने स्कूल को डिनोटिफाई करने का विरोध जताया है। समिति के अनुसार सरकार ने डिनोटिफाई की कार्रवाई के आधार के लिए कम से कम 25 विद्यार्थियों की दाखिले की शर्त रखी है। वहीं अब स्कूल से छात्रों का ब्यौरा विभाग ने मांगा था तो उस समय यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब स्कूल में 36 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान ज्योति व सदस्य यशोदा ठाकुर, ललिता देवी, आशा देवी, रीता देवी, अंजू, रचना, कमलेश कुमारी, प्रेमदत्त, ममता रानी व मीना ने कहा कि ग्रामीणों के प्रयास के बाद 26 जुलाई 2022 को उच्च स्कूल से जगजीत नगर को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का दर्जा मिला है। सितंबर 2022 में स्टाफ ने यहां अपना कार्यभार भी संभाल लिया था। सरकार से मांग है कि स्कूल को दोबारा से नोटिफाई किया जाए। ऐसा न होने पर अभिभावक और ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति। पावर कॉर्पोरेशन हिमऊर्जा से सौर ऊर्जा खरीदेगा हिमाचल बिजली बोर्ड। पावर कॉर्पोरेशन और हिमऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होने वाली सौर ऊर्जा को राज्य बिजली बोर्ड खरीदेगा। हिमाचल सरकार ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को संशोधित कर यह नया प्रावधान किया है। बोर्ड के लिए सरकार के इन दोनों उपक्रमों से उत्पादित सौर ऊर्जा खरीदना अनिवार्य कर दिया है। भाजपा सरकार के समय बनाई गई ऊर्जा नीति में इसका उल्लेख नहीं था। प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ऊर्जा विभाग ने संशोधित नीति को अधिसूचित कर दिया है। संशोधित नीति के तहत 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विनियामक आयोग से तय दरों के आधार पर बोर्ड को बिजली खरीदनी होगी। 5 मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं से खरीद की दरों को बोर्ड स्वयं तय करेगा। इसके लिए बोर्ड खुली निविदाएं आमंत्रित करेगा। प्रतियोगी आधार पर दरों को तय किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन और हिमऊर्जा की परियोजनाओं से बिजली की खरीद भी विनियामक आयोग से तय दरों के आधार पर होगी। इसके अलावा संशोधित ऊर्जा नीति में निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को प्रदेश सरकार ने धारा 118 के तहत अनुमति लेना भी अनिवार्य किया है। सरकारी परियोजनाएं लगाने के लिए निजी भूमि का प्रयोग करने पर धारा 118 की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। ऊर्जा नीति में पहले संदर्भ में स्पष्ट नहीं किया गया था। कांग्रेस सरकार ने इस बाबत स्थिति स्पष्ट करते हुए ऊर्जा नीति में यह संशोधन भी किया है। चुनावी स्टंट में दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों को खोलना उचित नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनावी स्टंट और नौटंकी के तरीके से दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान खोलना उचित नहीं है। सरकार की किसी घोषणाओं से आम जनता की आकांक्षाएं और विश्वास जुड़ा होता है। जिस संस्थान में शिक्षक ही तैनात न किए गए हों, सही मायने में वह कोई शिक्षण संस्थान नहीं हो सकता। अदालत ने दूर दराज के क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की तैनाती नहीं करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत खंडपीठ ने राज्य सरकार से 26 जून तक अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। वहीं अदालत ने ऐसे संस्थानों में शहरों के भीड़ भाड़ वाले शिक्षण संस्थानों से शिक्षकों की तैनाती करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने चौपाल में कुपवी के डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि प्रदेश के शहर के शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि सरकार शहर के उन शिक्षकों को प्रदेश के दूर दराज के संस्थानों में तैनाती दे जिन्होंने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है। अदालत ने सरकार की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि कुपवी डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के 8 पद स्वीकृत हैं जो खाली हैं। इसी तरह गैर शिक्षकों के 10 पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल चपरासी के 3 और चौकीदार के 2 पद भरे गए हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश, आंधी के आसार, ओलावृष्टि का अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इन राज्यों के साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। IMD के क्षेत्रीय कार्यालय के मुताबिक उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 29 और 30 मई को, पंजाब में 29 मई को और उत्तराखंड में 29 से 31 मई के दौरान कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब हो सकता है और तेज गर्ज के साथ मूसलाधार बारिश और ओले गिर सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार को भी कुछ
इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना भी नहीं है। 5 दिन बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री के बीच बढ़ोतरी हो सकती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।